नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल सेकंड लेयर ट्रुथ में। मैं हूं आपके साथ विकास द्विवेदी और हम लगातार बात कर रहे हैं पंडित दीनदयाल उपाध्याय द्वारा सर्जित एकात्म मानव दर्शन की, जिसमें जो दृष्टांत और सिद्धांत दिए हुए हैं और जो उसके विचार हैं, मूल विचार, उन पर हम लगातार बात कर रहे हैं और मंथन करने की कोशिश कर रहे हैं। मेरा मानना यह है कि विभिन्न उदाहरणों के माध्यम से सरलीकृत स्वरूप में अगर आप तक बात पहुंचती है तो इससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि कई बार हम चीज़ें पढ़ लेते हैं लेकिन उनको समझने में हम चूक कर जाते हैं या वो हमारी समझ में नहीं आती। इसलिए ये तरीका चुना गया है। लगातार 5 एपिसोड से हम यही आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या कुछ पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने अपने एकात्म मानव दर्शन में कहने की कोशिश की थी। हमने विभिन्न पहलुओं और बिंदुओं पर चर्चा की है और आज जो बिंदु हम इस एपिसोड में आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं वो बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए ध्यान से सुनिएगा। और अगर आपको लगता है कि इन चीज़ों को सभी के साथ साझा करना चाहिए तो आप साझा अवश्य करें। पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने अपने एकात्म मानव दर्शन के एक बिंदु में यह कहा था कि सभी नियम जो हैं वो प्रकृतिजन्य हैं, यानी कि किसी नियम का मनुष्य ने आविष्कार नहीं किया है। हमने केवल अपना लिया, हमने केवल उसको समझ लिया, हमने खोजा नहीं है। हमने केवल जो भी व्यवस्था हमारे लिए अनुकूलित हुई और मानव जाति के लिए हितैषी हुई, हमने उसे उसी स्वरूप में अपना लिया। जैसे हम बात करते हैं, न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण के नियम की खोज की, तो आपको क्या लगता है कि गुरुत्वाकर्षण का नियम पहले नहीं था? फल तो वैसे पहले पहले भी पेड़ से नीचे गिरा करते थे, सब चीजें वैसी ही हुआ करती थीं, तो नियम तो शाश्वत था। केवल न्यूटन ने उसको गौर से देखा और समझा और वो एक सिद्धांत बन गया, एक नियम बन गया, जिसे न्यूटन का नियम कहा गया, गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत कहा गया। इसके साथ ही कई ऐसे नियम हैं, चाहे E=mc² की हम बात कर लें या क्रिया की प्रतिक्रिया का सिद्धांत हो, कोई भी सिद्धांत हो, सभी प्रकृतिजन्य है, मानव सृजित कुछ भी नहीं है इसमें से। हम केवल उसको स्वीकार कर लेते हैं, उसको हम व्यवस्था में ले लेते हैं, ये हमारा गुणधर्म है। इसलिए हम मानव व्यवस्था जो है, मानव जाति जो है, उसे श्रेष्ठ बताया गया है कि उसमें इतनी समझ है, बुद्धि है, विवेक है कि हमें क्या चुनना है, क्या छोड़ना है, क्या हमें लेना है और क्या नहीं लेना है। सामाजिक व्यवस्था के ताने बाने से लेकर सारी व्यवस्थाओं में ये परिदृश्य जो है वो प्रस्तुत होता है। क्यों मानव इतना श्रेष्ठ है? वो शायद इन्हीं परिकल्पनाओं के कारण कि हमें जो भी ठीक लगता है वो हम चुन लेते हैं। जैसे आप देख लीजिए कि हम और वनस्पति और मनुष्य और जीव जंतुओं के बीच में एक बड़ा गहरा संबंध है। पेड़ पौधे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं, ऑक्सीजन छोड़ते हैं, हम ऑक्सीजन लेते हैं और उसका उपयोग करने के बाद कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। वो पेड़ों के काम की होती है और उसका उपयोग वो प्रकाश संश्लेषण में करते हैं। सहभागिता का सिद्धांत यहाँ से हमें मिलता है। ये सिद्धांत हमें बताता है कि हमें समाज में कैसे एक दूसरे के पूरक के रूप में अपनी भूमिका का निर्वाह करना है। सोचिए कितना अच्छा सिद्धांत है। लिया प्रकृति से, हमने सृजित नहीं किया, क्योंकि हम जानते थे कि मानव व्यवस्था और समाज की व्यवस्था के लिए क्या कुछ जरूरी है। इसलिए हमने ये सहभागिता का सिद्धांत ले लिया। सूरज को हम देखते हैं, सूरज दिन रात जलता है, दूसरों को रोशनी देता है, उसके ऊपर भी हमने कई बातें कही। वहां से हमने ये सीखा है कि हमें अगर परमार्थ करना है तो कई बार हमें स्वयं भी जलना होगा, दूसरे को उजाला देने के लिए हमें स्वयं को झोंक देना होगा। एक शेर बरबस ही ऐसे में याद आ जाता है कि मिटा दे अपनी हस्ती को अगर तू मर्तबा चाहे, कि दाना खाक में मिलकर गुलो गुलजार होता है। यानी कि अगर आप परमार्थ का काम करना चाहते हैं तो कई बार आपको स्वतः बिल्कुल निस्तेनाबूद करना होगा, आपको जलना होगा अग्नि में। और कई कारण हैं, सोने का उदाहरण भी दिया जाता है यहाँ पर कि जब तक सोना तपता नहीं है तब तक कुंदन नहीं बन सकता, चमकता नहीं है, चमक नहीं आती। तो ये जो आग है वही आपको चमकाएगी। तो हमने सूरज से वो सिद्धांत लिया परमार्थ का कि अगर दूसरे के भले के लिए खुद भी जलना पड़े तो जलना चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। इसके अलावा इस दृष्टांत में एक चीज और आती है कि जिसकी लाठी उसकी भैंस, ये तो जंगल का कानून है साहब। इसको मानव जाति के लिए श्रेष्ठ नहीं बताया जा सकता और ना ही इसे स्वीकार किया जा सकता है, क्योंकि जो भी व्यवहारिक हो और जो व्यवस्था बनाता हो वही श्रेष्ठ है और वही हम प्रकृति से लेंगे। मान लीजिए 2 तरह के दृश्य आप सभी ने कई बार ऐसे देखे होंगे कि नदी के किनारे या जो जंगल में से नदी निकली हुई है वहां नदी के किनारे जानवर पानी पी रहे हैं। शेर वहां पहुंचता है, शिकार करने लग जाता है। गाय, भैंस, बछड़े, ज़ेब्रा, हिरन, जो भी पानी पी रहा होता है वो उस पर आक्रमण कर देता है और शिकार करता है उनका। हमने वो सिद्धांत वहां से नहीं लिया,
दूसरा एक दृश्य हम वहां पर देखते हैं कि हिरन भी वहां पानी पी रहा है, भैंसे भी वहां पर पानी पी रहे हैं, जेब्रा भी पानी पी रहे हैं। सभी अलग अलग जाति और संप्रदाय से हैं, यानी कि अलग अलग वर्ग से आते हैं, लेकिन एक साथ पानी पी रहे हैं। हमने सामाजिक सहभागिता का सिद्धांत वहां से चुन लिया कि लोग अलग अलग होकर भी, अलग अलग वर्ण व्यवस्था, वर्ग, जाति, संप्रदाय और वातावरणीय परिस्थितियों से भिन्न होने के बावजूद भी एक समाज में एक साथ रह सकते हैं। ये एकता का परिचायक है। तो हमने इन दोनों सिद्धांतों जिसका मैंने जिक्र किया है, उसमें से हमने वो सिद्धांत चुना जो हमारी व्यवस्था को सुदृढ़ करता था, जो अहिंसात्मक है और जो पूरी तरह से एक लंबे समय तक चल सके, जिसमें सामंजस्य और संतुलन स्थापित करने की कला है। हमने वो सिद्धांत चुन लिया। और ये छोटी मोटी बात नहीं कही जा सकती। हमने कितने बारीकी से नियमों का अध्ययन किया, हमने कितनी बारीकी से विश्लेषण किया, और विश्लेषण करने के बाद हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि हम तमाम चीजें कैसे कर सकते हैं। इसके अलावा जो भी सिद्धांत आप, अगर मैं आपसे कहूं कि आप आकलन कीजिएगा, आपको मैं ये युक्ति देता हूं, जो जिस सिद्धांतों का मैंने यहां पर जिक्र किया है उसको एक बार आप बैठ करके सोचें इस वीडियो को देखने के बाद कि कितने नियम ऐसे हैं जो प्रकृति से मेल खाते हैं और जो प्रकृति से लिए हैं। ये बड़ा सुखद अनुभव होगा आपके लिए और एक बहुत शानदार आविष्कार इसे कह सकते हैं कि आप उनकी तुलना करके और उनके बीच में संबंध स्थापित कर पाए, तो शायद आप प्रकृति को भी करीब से जान पाएंगे और उस सिद्धांत के सही और सत्य स्वरूप को भी। ये जरूरी है। तो आज इस एपिसोड के माध्यम से हमने आपको यही बताने की कोशिश की है कि जो नियम है वो प्रकृति जन्य है और प्रकृति कभी गलत नहीं होती। वहां से हमें जो भी मिला, सुविधाजनक लगा, जो व्यवहारिक लगा और जो व्यवस्थित लगा, वो हमने चुन लिया। हम सब कुछ नहीं चुनते, हम कुछ नकारते भी हैं और कुछ चुनते भी हैं। एक उदाहरण और मैं यहां पर आपको देना चाहता हूं। पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने ये उदाहरण अपने एकात्म मानववाद में जस का तस दिया है। बहुत सारे उदाहरण जो मैं आपको देता हूं वो सामान्य जीवन से मैंने चुने हैं, लेकिन ये उदाहरण एज इट इज उनकी उस एकात्म मानववाद की श्रृंखला का हिस्सा है और उसमें दिया गया है। उन्होंने कहा कि बिल्ली अपने बच्चे पैदा करती है और प्रसव के बाद कहा जाता है कि उसे इतनी भूख लगती है कि वो अपने ही बच्चों को खाना शुरू कर देती है। लेकिन वहीं एक बंदरिया होती है, बंदर जो मादा बंदर होती है, उसके भी बच्चे होते हैं, लेकिन अगर उसका बच्चा मर भी जाता है तो वो कई दिनों तक उसे अपने गले से चिपकाए घूमती रहती है। दोनों प्रकृतिजन्य हैं, दोनों प्रकृति के सिद्धांत हैं, लेकिन यहां पर हम बिल्ली के उदाहरण को नहीं चुनते, बिल्ली के सिद्धांत को नहीं चुनते। हम चुनते हैं मादा बंदर के सिद्धांत को, जहां प्रेम है, जहां ममत्व है। तो ये देखने वाली बातें हैं कि कितना हमने बारीकी से अध्ययन किया है और कैसा कुछ चुना है। ये सारा का सारा जो ज्ञान है वो और भी दृष्टिगोचर होने लगता है जबकि हम उस सिद्धांत को बारीकी से और करीब से समझने की कोशिश करते हैं। चलिए, फिलहाल इस भाग में जो हमें बातचीत करनी थी, इस बिंदु पर वो बिंदु आज के लिए इतना काफी है और उस पर विमर्श करना। आप ये वीडियो देखने के बाद विमर्श जरूर करें कि और कितने ऐसे सिद्धांत हैं जो कि प्रकृति से लिए गए हैं, और हमें कमेंट में जरूर बताएं कि इसको देखने के बाद आपने अपनी नजर बदलने के बाद क्या कुछ जाना है, क्या कुछ समझा है और क्या कुछ सोचने की कोशिश की है, कितने नियम आपको दिखाई दिए। अगर आपको मिलते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट टाइप करके जरूर बताइएगा। हमें आपके कमेंट का इंतजार रहेगा और प्रतिक्रिया का भी इंतजार रहेगा। हमारे इस 6वें भाग में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। अगले भाग के साथ बहुत जल्द होगी मुलाकात। बहुत बहुत शुक्रिया।